अर्थ्स लास्ट डेज, द इन्वेजन। अध्याय 16, दूसरा शहर। जो अपनी सीट पर बैठा नम आंखों से बाहर के नजारों को देखता रहा। उसने वहां मौजूद दोनों अजनबियों की तरफ देखने से इनकार कर दिया। अगर उनके लोगों ने आक्रमण न किया होता तो ट्रेसी आज भी जिंदा होती। निक, नील और टैमी भी जिंदा होते। यह सब अजनबियों की गलती थी। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि ये दोनों उसकी मदद कर रहे थे। अब बहुत देर हो चुकी थी। जैक ने रियरव्यू मिरर से जो को देखा, जो उसके सबसे अच्छे दोस्तों में से एक था। उसे उस पर भरोसा न कर पाना बहुत बुरा लगता था, लेकिन इस समय वह ऐसा नहीं कर सकता था। जो के चेहरे के भाव देखकर जैक समझ गया कि वह किसी भी क्षण भड़क सकता है। जैक बस को धीरे धीरे अगले कस्बे की ओर ले जा रहा था और सड़क पर लगातार नजर रख रहा था कि कहीं कोई जीवित व्यक्ति या संभावित खतरा तो नहीं है। वह उनमें से किसी को भी नहीं पाना चाहता था। पहले से ही बहुत कुछ चल रहा था, इसलिए वह और अधिक परेशानी मोल नहीं लेना चाहता था। दूसरे कस्बे के बाहर राजमार्ग पर गाड़ियां और सड़ते हुए शव बिखरे पड़े थे। हवा में सड़न और दुर्गंध फैली हुई थी। अपने दोस्तों की ओर पीछे मुड़कर देखते हुए जैक ने बस रोक दी। हमें पेट्रोल की टंकी भरनी होगी और इन गाड़ियों से और ईंधन इकट्ठा करना होगा। अगर आप में से किसी को भी पेट्रोल के डिब्बे मिलें तो उन्हें इकट्ठा कर लें ताकि हम उन्हें भरकर साथ ला सकें और इस गाड़ी को चलाते रहें, जैक ने कहा। नहीं तो फिर जल्दी ही पैदल चलना शुरू कर दोगे, उसने बस में बैठे सभी लोगों को देखते हुए आगे कहा। उसकी नजर जो पर रुकी, जो अभी भी शैडिक और शीला को गुस्से से घूर रहा था। वे सभी बस से उतरकर गैस के डिब्बे ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में चले गए। जो सबसे आखिर में निकला, उसका शरीर अकड़ा हुआ था, चेहरा पीला पड़ गया था और वह अकेले ही चला गया। जैक ने बस के पीछे से गैस के डिब्बे निकाले, फिर उसे भरने के लिए टैंक की ओर चल दिया। जब जैक बस की बड़ी टंकी भर रहा था, तब बाकी सभी लोग सड़क पर चल रही कारों का निरीक्षण करने और अतिरिक्त ईंधन रखने के लिए पेट्रोल के डिब्बे ढूंढने में व्यस्त थे। उन्हें जो डिब्बे मिले, उन्होंने उन्हें भरकर जैक के इस्तेमाल के लिए बस में वापस ला दिया। शेलिया जैक के पास गई, शैडिक उसके ठीक पीछे था। दोनों एलियन परेशान लग रहे थे। टैंक भरते समय जैक ने उनकी ओर देखा। सब ठीक है? उसने अपने हाथ में पकड़े कैन को फुटपाथ पर रखते हुए पूछा। आपका समूह काफी बड़ा है, शीला ने धीरे से पूछा। आपके समूह में से कितने लोग मर चुके हैं? जैक ने गहरी सांस ली। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसके सवाल का जवाब दे या नहीं। यह एक मुश्किल विषय था। गांव अभी ताजा थे। बस कुछ ही दिन बीते थे और इतने कम समय में उन्होंने अपने समूह के इतने सारे सदस्यों को खो दिया था। मेरी बहन का प्रेमी निक सबसे पहले मरा। उसके बाद नील, फिर टैमी और अब ट्रेसी, उसने कहना शुरू किया। निक को तुम्हारे ही किसी आदमी ने ब्लास्टर से गोली मारी थी। नील हमें सुरंगों में मिला था, तुम्हारी टीम द्वारा बंकर पर हमला करने से ठीक एक दिन पहले। टैमी, ट्रेसी और नील की मौत के समय तुम वहीं मौजूद थे। अब तक हम 4 लोगों को खो चुके हैं। मुझे खेद है, उसने धीमी आवाज में कहा। जैक को स्पष्ट था कि उसके लोगों की वजह से हो रही मौतों से वह बहुत दुखी थी। मैं बस यही कर सकती हूं कि आपके ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश करूं। जैक ने टैंक भरने के लिए पेट्रोल का कैन वापस उठाया, बिना कुछ कहे। उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वह उसे तसल्ली दे सके। स्थिति की सच्चाई उनके चारों ओर थी। शेलिया पीछे हट गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह धीरे धीरे गाड़ियों की तरफ बढ़ी ताकि और पेट्रोल के डिब्बे ढूंढ सके। शैडिक आगे बढ़ा, उसके मन में भी कुछ सवाल थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं और शीला चलें? उसने धीरे से पूछा, लेकिन चुप रहने के पीछे अलग कारण थे। वह नहीं चाहता था कि जब शीला अपने लोगों के किए पर दुखी और निराश हो तो कोई उसकी बातें सुन ले। हालांकि वह खोज में मदद कर रही थी, फिर भी वह पास ही थी। जैक ने अपने हाथ में पकड़े हुए कैन से आखिरी बूंद तक पेट्रोल निकाल दिया और दूसरा कैन उठा लिया। मुझे लगता है कि तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम चाहो। अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुको। तुम्हारी ज़ॉम्बी को सूंघने की क्षमता वाकई काम की है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर तुम यहां नहीं रहना चाहते तो मत रहो, उसने कहा। बस जो के आसपास सावधान रहना, वह अभी बहुत परेशान है और तुम्हारे लोगों का खून चाहता है। शैडिक ने सिर हिलाया और खाली गैस के डिब्बे लेकर चला गया ताकि उन्हें भरवाने के लिए ले जा सके। गाड़ियों की कतार का काम खत्म होने के बाद उनके पास लगभग 1 दर्जन पेट्रोल के डिब्बे भरे हुए थे। वे एक समय में हर एक बूंद का इस्तेमाल करेंगे। अगर उनके पास और डिब्बे होते तो उनके पास और पेट्रोल होता। सड़क पर चल रहे वाहनों के टैंकों में अभी भी काफी पेट्रोल बचा हुआ था। वे सभी वापस बस में चढ़ गए। जैक ने जो को अपने साथ बस के आगे रखा ताकि वह उस पर नजर रख सके। वह नहीं चाहता था कि जो शैडिक या शीला पर हमला करे। उसने इंजन स्टार्ट किया और वे शहर की सीमा में प्रवेश कर गए। सभी का मन गमगीन था। इस यात्रा में पहले ही बहुत मौतें हो चुकी थीं। एहतियात में सब लोग अपने हथियार तैयार रखो, जैक ने पीछे से आवाज लगाई। शीला, शैडिक, अगर तुम्हें किसी ज़ॉम्बी की गंध आई तो मुझे बताना। शहर की सीमा के भीतर होने का मतलब था अधिक ज़ॉम्बी। अधिक ज़ॉम्बी का मतलब था शहर में यात्रा करते समय उनके समूह के लिए अधिक खतरे। दोनों परदेशियों ने सिर हिलाया, फिर बस की खिड़कियों से बाहर देखने लगे।
जैक चुपके से देखता रहा जब जो ने उन दोनों अजनबियों पर तिरछी नजर डालते हुए उनका मजाक उड़ाया। उसकी भूरी आंखों में नफरत झलक रही थी। जैक तुरंत समझ गया कि जो उसके लिए मुसीबत बनने वाला है। पूरी तरह से तबाह हो चुके शहर से गुजरते हुए उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। शीला और शैडिक को ज़ॉम्बी की गंध नहीं आई, वहां किसी भी प्रकार के जीवन का कोई संकेत नहीं था। जैक ने पानी की सुविधा के पास बस रोक दी। वह जानता था कि वह इस जगह पर पानी की बोतलें भर सकता है, लेकिन उसे पाइपों तक पहुंचने के लिए सुरंगों में जाना होगा, क्योंकि जमीन के ऊपर का सब कुछ नष्ट हो चुका था। हम क्या कर रहे हैं? जैमी ने पूछा जब जैक ने बस के दरवाजे खोले। सब लोग हथियार निकाल लो। हमें पानी भरना है, उसने कहना शुरू किया। हम नीचे पाइपों तक पहुंच सकते हैं, उसने जाली की ओर इशारा करते हुए कहा। हो सकता है लोग वहां छिपे हों और उनमें से कुछ हमें खतरा समझकर जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं। शेलिया और शैडिक जैक को समूह को संबोधित करते हुए देख रहे थे। फिर अंत में जैक ने उनकी ओर देखा। जब तक आपको कोई ऐसी गंध न आए जिसके बारे में हमें जानना जरूरी हो, तब तक आप दोनों यहीं ऊपर रहना। ठीक है। दोनों ने सिर हिलाया और बस के पास ही रुके रहे। जैक ने सारी खाली पानी की बोतलें और साफ डिब्बे निकाले और वे सभी शीला और शैडिक को पीछे छोड़कर सुरंगों की ओर चल पड़े। कई जगहों से गुजरते हुए उन्हें साफ पानी से भरी एक पाइप मिली। उन्होंने उसे खोला और उसमें अपना सारा सामान भर लिया। जैसे ही वे जाने वाले थे, उन्हें बंदूक की आवाज सुनाई दी। यह मेरा पानी है, एक कर्कश आवाज ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। हम सबके लिए काफी है, जैक ने स्थिति को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा। हम बस यहां से गुजर रहे हैं। इसके बाद आप हमें दोबारा शायद ही देखेंगे। जैक धीरे धीरे बाहर निकलने की ओर बढ़ा। उस आदमी ने अपनी बंदूक उसकी ओर तान दी। पानी से बाहर निकलो, उस आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। उसने बंदूक की बड़ी नली जैक की छाती पर सटा दी। जब उस आदमी का सारा ध्यान जैक पर था, तब जो ने अपनी कुल्हाड़ी से उसकी गर्दन पर वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसके बाद शरीर धीरे धीरे नीचे गिर गया। जो ने गुस्से में लाश पर गुर्राते हुए कहा, हम इंसान हैं। इस बकवास के लिए लड़ने के लिए हम में से काफी लोग बचे ही नहीं हैं। जो ने अपना पानी उठाया और सुरंग से बाहर निकल गया। उसके दोस्त उसे जाते हुए देखकर अचंभित रह गए। जब उन्होंने उसे धीरे धीरे सुरंग में गायब होते देखा, तो वे उसके पीछे पीछे बस की ओर चल पड़े। वे सब चुपचाप बस में चढ़ गए, क्योंकि कोई भी उस घटना के बारे में बात नहीं करना चाहता था जो अभी अभी घटी थी। शेलिया और शैडिक ने जो को घूर कर देखा, उसकी कुल्हाड़ी खून से सनी हुई थी। दोनों में से किसी ने भी यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि क्या हुआ था। बस स्टार्ट करते ही और वापस हाईवे पर आते ही जैक ने चुपचाप अपनी बात रखी। वे चुपचाप गाड़ी चलाते रहे, किसी भी बात पर चर्चा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वे शहर की सीमा से बाहर निकलकर तीसरे और अंतिम कस्बे की ओर बढ़ रहे थे। उन्हें तीसरे कस्बे तक पहुंचना था, सुरंग का प्रवेश द्वार खोजना था और फिर छिपे हुए शरण स्थल को ढूंढना था ताकि वे वहां के लोगों को एलियंस द्वारा शहर को नष्ट करने और सभी को मारने से पहले चेतावनी दे सकें। उनके पास समय बहुत कम था। शहर किसी भी क्षण नष्ट हो सकता था। हालांकि वे कुछ ही घंटों में वहां पहुंच जाएंगे, लेकिन यह एक लंबी और खामोश यात्रा होने वाली थी। जो अपने सामान्य स्वभाव में नहीं था, जैक को उसके साथ मौजूद दोनों एलियंस की रक्षा करनी थी और उम्मीद करनी थी कि जब वे अपने ही विचारों में इतने मग्न थे कि आसपास हो रही गड़बड़ियों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, तब कोई उन पर हमला न करे। यह दुनिया सचमुच नरक बन चुकी थी। अध्याय 17 जो बड़ी पीली स्कूल बस राजमार्ग पर हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ रही थी और आक्रमण के कारण रास्ते में बिखरी बाधाओं से बाल बाल बच रही थी। सड़क पर परित्यक्त कारें और मलबा बिखरा पड़ा था। शव फुटपाथ पर पड़े थे, जो दिन की भीषण गर्मी में सड़ रहे थे। सभी चुप थे। पिछले कस्बे की जल आपूर्ति सुरंगों में हुई घटना पर चर्चा करने को कोई तैयार नहीं था। घटना का सदमा असहनीय था। जिस तरह से उसने खून से लथपथ अपनी माचेटी पकड़ी हुई थी, उससे सभी घबरा गए थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी अनियंत्रित तोप के सामने खड़े हों और उन्हें पता न हो कि वह कब फट जाएगी। जो का व्यवहार असामान्य था। उसका चेहरा एकदम भावहीन था और उसने खून से लथपथ अपनी माचेटी को कसकर पकड़ रखा था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण उसका इस्तेमाल कर देगा। खंडहर हो चुके शहर के नीचे सुरंगों में वह बूढ़ा आदमी जिसने उन्हें धमकाया था, किसी को भी उस सुविधा केंद्र की पानी की पाइपों से ताजा पानी लेने नहीं दे रहा था। जो ने खुद ही फैसला लेते हुए गुस्से में और बिना सोचे समझे अपनी माचेटी उस आदमी की गर्दन पर घोंप दी और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। किसी दूसरे इंसान को मारने में उसे जरा भी संकोच नहीं हुआ। एलिस अचानक अपनी सीट से उठी और बस के आगे की ओर चल पड़ी, जो से बचते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। बस की क्षमता के अनुसार उससे काफी दूरी बनाए हुए थी। उसके बारे में कुछ ऐसा था जिससे वह इतना डर गई थी कि उससे दूर ही रहना चाहती थी। उसके आसपास का वातावरण एक भयावह दबाव से भरा हुआ था, जो भी उसके करीब आता उसे जकड़ लेता था। एलिस ने जैक के कान में फुसफुसाया, जिससे जैक ने गाड़ी की गति धीमी कर दी और उसे किनारे रोक दिया। रुकने के बाद उसने इग्निशन बंद किया और दरवाजा खोला। रुको, जैक ने पीछे से आवाज लगाई। अगर तुम्हें शौच करना ही है तो अभी कर लो। मैं तब तक दोबारा नहीं रुकना चाहता जब तक हमें अभयारण्य शहर की ओर जाने वाली सुरंग न मिल जाए, उसने उनसे कहा। जो समेत सभी लोग बस से उतर गए।
उसका चेहरा भावहीन था, मानो किसी मुखौटे से ढका हो। उसके चारों ओर गहरा दबाव छाया हुआ था, जो हर जगह उसका पीछा कर रहा था। उसकी भूरी आंखें ठंडी थीं जब उसने अपने दोस्तों को देखा और अंत में अपने छोटे भाई पर रुका, जो अपने साथी के साथ अकेला बचा था। एलिस को देखकर उसकी आंखें और भी कठोर हो गईं, फिर वापस अपने भाई की ओर देखा। दोनों एलियन जो से बचते हुए सबसे आखिर में बस से उतरे। हालांकि जैक ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें बस से उतरने से पहले ही रोक दिया। क्या तुम्हें किसी ज़ॉम्बी की गंध आ रही है? जैक ने उनसे पूछा और चुपके से जो की तरफ देखा। उसे जेमी और एलिस को जो की तरफ देखने का तरीका पसंद नहीं आया। उन्होंने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा और उस जगह के दूसरी तरफ चले गए जहां वे रुके थे और बाकी सभी के बस में वापस चढ़ने के लिए तैयार होने का इंतजार करने लगे। जैक सोच समझकर शब्दों का चयन करते हुए जो के पास गया। उसने पूछा, क्या तुम ठीक हो जाओगे? जो ने कहा, मैं जानता हूं कि अपने जीवनसाथी को खोने का दर्द कैसा होता है। अगर तुम बात करना चाहो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। जो ने जैक की ओर देखा, उसका मुखौटा मजबूती से अपनी जगह पर था। मैं ठीक हूंगा, उसने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखों में क्रोध भरा हुआ था। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। मुझे पता है क्योंकि मैं ठीक नहीं हूं, कैरी ठीक नहीं है, हमने अपने प्रियजन को खो दिया है, लेकिन अभी हमारे पास इतनी सारी परेशानियां हैं कि इस बारे में सोचने का समय नहीं है, जैक ने शांत लेकिन दृढ़ता से उससे कहा। और वो दोनों? जो ने शीला और शैडिक को घूरते हुए पूछा। जैसे ही उसने उन दोनों को गुस्से से देखा, उसके चारों ओर व्याप्त भयावह दबाव और भी गहरा होता चला गया। यह दबाव इतना घना था कि जैक भी सहम गया। वे हमारी मदद कर रहे हैं। शैडिक ने मेरी बहन की जान बचाई और शीला ने हमेशा हमारा साथ दिया है। मुझे उन दोनों पर पूरा भरोसा है। हमें उनकी जरूरत है, उन्हें ज़ॉम्बीज़ के आने का आभास हो रहा है और वे हमारी मदद करने के लिए अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं। जैक थोड़ा और करीब आया। उन्होंने हमारा भरोसा जीत लिया है। जो ने जैक की तरफ देखा, जिसका मुखौटा अभी भी लगा हुआ था। मैं इस बात पर तब यकीन करूंगा जब उनके कुछ लोग हम पर हमला करेंगे और वे दोनों हमें बचाने के लिए उन्हें मार डालेंगे, उसने गुस्से से कहा। मैं इसकी उम्मीद नहीं रखूंगा क्योंकि ऐसा कभी नहीं होगा। जैक ने दांत पीसते हुए कहा, अगर तुम शीला और शैडिक के पास नहीं रह सकते तो उनसे दूर रहो। उन्हें कोई नुकसान मत पहुंचाना, समझे? जैक ने पलटकर जवाब दिया, हमें उनकी जरूरत है। हाँ, मुझे मिल गया, उसने जैक के पैरों पर थूकते हुए कहा। थूक उसके जूतों को बाल बाल बचाते हुए निकल गया। अगर वे हम में से किसी को कुछ भी करते हैं तो मुझे दोष मत देना। वह गुर्राया और अचानक बस की ओर वापस चला गया। उसके चारों ओर तनाव बढ़ गया। उन दोनों अजनबियों को आखिरी बार गुस्से से घूरते हुए जो वापस बस में चढ़ गया। जैसे ही जो ने बस पर दूसरा कदम रखा, जैक ने बीच में टोकते हुए पूछा, क्या मुझे इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि तुम हम में से किसी के साथ कुछ गलत करोगे? नहीं, उसने पलटकर जवाब दिया। उसकी आवाज ठंडी थी। वे सभी बस में चढ़ गए, सब लोग जो से बचते हुए चल रहे थे। उसके आसपास का माहौल तनावपूर्ण था। इससे जैक घबरा गया, क्योंकि जो उसके ठीक पीछे बैठा था और अभी भी अपने खून से सने हुए माचेटी को पकड़े हुए था। यह पहली बार था जब वह अपने किसी दोस्त से डरा था। उस पल, जो उसे बेहद डरा रहा था। उसका मन उसे बता रहा था कि इस समय उसका दोस्त उसके आसपास रहने के लिए बहुत खतरनाक है। कैरी बस में सबसे आखिर में चढ़ी। उसकी नजर जो पर पड़ी, फिर उसकी माचेटी पर उसकी पकड़ पर टिक गई और उसने देखा कि जो की उंगलियों के जोड़ सफेद पड़ रहे थे। वह उसके बगल में बैठ गई और अपना हाथ उसके सफेद जोड़ों पर रख दिया। जैक अपनी बहन के लिए चिंतित होकर जो को ध्यान से देख रहा था। उसने गौर किया कि जो के बगल में बैठा उसका जुड़वा भाई शैडिक को सख्त बना रहा था। वह समझ गया था कि अगर जो ने उसे कुछ भी करने की कोशिश की तो वह उसकी रक्षा करेगा, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली, लेकिन ज्यादा नहीं। जो, प्यारे, तुम सबको डरा रहे हो, उसने फुसफुसाते हुए उससे कहा। जैक उसकी आवाज सुन सकता था क्योंकि वे ठीक उसके पीछे थे। मैंने निक को खो दिया। मुझे उसे हर दिन बिगड़ते हुए देखना पड़ा, जब तक कि वह फट नहीं गया। फिर मुझे उसके शरीर के टुकड़े और सना हुआ खून साफ करना पड़ा। यह सब सहना आसान नहीं था। टैमी की मौत जल्दी हो गई, हफ्तों की यातना के बाद नहीं। वह नहीं चाहती कि तुम इस हालत में रहो, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ। मैं एक और दोस्त को खोना नहीं चाहती, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह जो से विनती कर रही थी। जैक अपनी बहन के लिए चिंतित होकर जो को देखता रहा। उसे पूरा डर था कि जो अपना आपा खोकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। रियरव्यू मिरर में देखते हुए उसने गौर किया कि शैडिक उसके करीब आ गया था, जिससे जरूरत पड़ने पर उसके लिए बहन तक पहुंचना आसान हो गया था। कैरी के आंसू जो पर गिरे और उसकी त्वचा को भिगो दिया, तब तक जो वहीं अकड़ा रहा। कैरी ने अपना हाथ उसकी सफेद उंगलियों पर रखा और फुसफुसाते हुए उससे वापस उनके पास आने की गुहार लगाई। वे लंबे समय से दोस्त थे। उसे इतनी तकलीफ में देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसके आंसुओं से उसकी कमीज पूरी तरह भीग गई और वह थोड़ा शांत हुआ। उसने अपनी माचेटी पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसके चारों ओर का तनाव कम होने लगा। सभी लोग खामोशी से देख रहे थे, उन्हें पता नहीं था कि जो क्या करने वाला है। उन्हें उस पर भरोसा नहीं था कि वह अचानक हिंसक प्रतिक्रिया नहीं देगा।
कैरी के फुसफुसाते रहने के साथ ही जो कि आंखों से आंसू बहने लगे। उसका वापस आने का आग्रह, उसके आंसुओं से उसकी कमीज का भीग जाना, उसकी उंगलियों पर उसकी कोमल पकड़ जो अब सफेद नहीं रह गई थी। उसकी पकड़ और ढीली हो गई और माचेटी उसके हाथ से फिसलकर बस के फर्श पर गिर गई। गिरने से पहले एक तेज आवाज हुई और वह उछलकर रुक गई। अचानक आई आवाज से विचलित न होने की कोशिश करते हुए सभी चुप रहे। किसी ने हिलने की हिम्मत नहीं की। वे बस बदलाव को होते हुए देखते रहे। जो के ऊपर जमी बर्फ पिघलने लगी और कैरी के आंसू भरी गुहार के बीच दबाव धीरे धीरे खत्म हो गया। जो अचानक हिल गया। उसकी इस अचानक हरकत से शैडिक सहम गया और कैरी के लिए डर गया। जो ने उसे बाहों में भर लिया, अपना चेहरा उसके कंधे में छिपा लिया और सिसकने लगा। उसकी सिसकियां गहरी थीं और उसके कंधे कांप रहे थे। वह कैरी के कंधे पर सिर रखकर उसे कसकर पकड़े हुए रो रहा था। कैरी ने अपनी विनती बंद नहीं की। सभी लोग एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए, सिसकते हुए उन दोनों को खामोशी से देखते रहे। एक चुपचाप, दूसरा जोर से, एक गिड़गिड़ाता हुआ, दूसरा सिसकियों में डूबा हुआ, लेकिन दोनों ही उस नुकसान, उस मौत और उस जीवन की कठिनाइयों को बाहर निकाल रहे थे जो उन्हें मिली थी। उन्हें देखते हुए शैडिक थोड़ा शांत हुआ, लेकिन पूरी तरह नहीं। जैक यह नहीं समझ पा रहा था कि यह ईर्ष्या थी या फिर इस बात पर विश्वास न कर पाने की अनिच्छा कि जो कुछ पल पहले जैसा व्यवहार करके सबको खतरे में नहीं डाल देगा। जैक खुद भी निश्चित नहीं था। जैक गाड़ी चलाता रहा, बीच बीच में अपनी बहन और सबसे अच्छे दोस्त की तरफ देखता रहा, क्योंकि बस समय और मील तय करती जा रही थी, जब तक कि दूर से तीसरा और आखिरी कस्बा दिखाई नहीं दिया। वे 15 मिनट से भी कम समय में वहां पहुंच जाएंगे। फिर उन्हें शहर की ओर जाने वाली छिपी हुई सुरंग को खोजना होगा। वह सुरंग इंसानों के आकार का एक छोटा सा जाल था। वह जानता था कि उसे आक्रमण के बाद के हालात से बचने के लिए वहां भागे लोगों को चेतावनी देनी होगी। उसे यह काम बहुत देर होने से पहले करना होगा। अध्याय 18, ज़ोंबी शहर। जैक बस को आखिरी कस्बे में ले गया, तभी जेमी ने नक्शा निकालकर उस सुरंग के छिपे हुए प्रवेश द्वार को खोजना शुरू किया जो अभयारण्य शहर की ओर जाती थी। वह शहर एलियंस द्वारा बनाया गया एक मानव आकार का चूहेदानी जैसा था, जिसका उद्देश्य शुरुआती आक्रमण में बचे हुए इंसानों को मारना था। यह कस्बा अलग था, सड़कों के किनारे अभी भी दीवारों के अवशेष मौजूद थे। रुको, शैडिक और शीला एक साथ चिल्लाए। जैक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिससे बस में बैठे यात्री उछलकर आगे की ओर गिर पड़े और फिर बस पूरी तरह रुक गई। दोनों एलियन बस के आगे की ओर भागे। शीला ने दीवार पर बने एक निशान की ओर इशारा किया जो दीवार पर पहले से बनी ग्राफिटी से मेल खाता था। उनकी चीख ने जो और कैरी को उनकी उदासी से बाहर निकाल दिया, और अब वे बाहर की ओर देखने लगे कि उन दोनों अजनबियों ने क्या देखा है। वो निशान, शीला ने मकड़ी के जाले में एक धब्बे की ओर इशारा करते हुए कहा। उसका मतलब है जाल। यह पास ही है। सावधान रहना, सुरंग तक और पूरी सुरंग में जाल बिछे हो सकते हैं। हो सकता है कि अब कोई शहर ही न बचा हो। ऐसे भी जाल हो सकते हैं जो नक्शे का अनुसरण करते हुए शहर में पहुंचने की कोशिश कर रहे लोगों को मार गिराने के लिए तैयार हों। इलाके की छानबीन करो, जैक ने आदेश दिया। अगर तुम्हें कोई और निशान दिखाई दे तो मुझे बताना। शैडिक और शीला ने आसपास के इलाके का जायजा लिया जबकि सभी लोग उन्हें देखते हुए प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुझे अब और कुछ नहीं दिखता, अभी मुझे बस यही एक चीज दिखाई दे रही है, शैडिक ने कहा। शीला ने भी इस बात से सहमति जताई। मुझे लगता है कि सुरंग मिलने पर हम में से केवल 2 ही लोग अंदर जाएं, बाकी लोग बस की रक्षा करें, नहीं तो आपको पैदल ही बंकर तक वापस जाना पड़ेगा, जैक ने कहा। मैं चलता हूं। क्या कोई और मेरे साथ चलना चाहता है? उसने पूछा। शेलिया ने हाथ उठाया। मैं आपके साथ चलूंगी, उसने स्वेच्छा से कहा। हो सकता है वहां कुछ जाल या निशान हों जिनकी पहचान करने में मैं आपकी मदद कर सकूं। जैक ने सिर हिलाया, फिर अपने बाकी दोस्तों पर नजर डाली। लेकिन दुर्भाग्य से कोई भी स्वेच्छा से आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अपने दोस्तों पर दबाव न डालने की चाह में जैक ने एक पैकेट उठाया, शीला को भी एक पैकेट दिया और अपनी माचेटी और ब्लास्टर को तैयार स्थिति में रखा, रक्षा के लिए तैयार। शैडिक की ओर देखते हुए उसने कहा, ज़ॉम्बी पर नजर रखना। तुम ही अकेले हो जो पीछे रहकर उनकी गंध पहचान सकते हो जब वे पास हों। शैडिक ने सिर हिलाया। सावधान रहना, उसने कहा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जैक ने शीला की ओर देखा, जिसने सहमति में सिर हिलाया। मुझे भी यह पसंद नहीं है। अगर नीचे कुछ लोग जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं तो मुझे उन्हें चेतावनी देनी होगी, उसने तनाव भरी आवाज में कहा। वह जानता था कि नक्शे के अंत में स्थित शहर तक पहुंचना खतरनाक और बहुत मुश्किल होगा। उसे उम्मीद थी कि शीला किसी भी जाल या निशान को पहचानने में माहिर होगी, क्योंकि इससे ही उसकी जान बच सकती थी। शेलिया और जैक एक साथ उस बड़े जालीदार द्वार की ओर बढ़े जिसे नक्शे में छिपे हुए शहर का प्रवेश द्वार बताया गया था। उन्होंने उसे खोला और अंदर घुस गए। सुरंग में उतरने के लिए उन्होंने बार की सीढ़ी का सहारा लिया। शेलिया ने जैक के कंधे पर थपथपाते हुए दीवार पर बने एक निशान की ओर इशारा किया। यहां आसपास एक जाल बिछा है। धीरे धीरे चलो और हर कदम पर संभल कर चलो। मिट्टी के नीचे कोई तार छिपा हो सकता है, उसने उसे बताया। जैक ने सिर हिलाया और नक्शे का अनुसरण करते हुए धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़ने लगा। हर कदम के साथ अंधेरा बढ़ता जा रहा था, जाली दूर होती जा रही थी, जिससे सूरज की रोशनी सुरंग में नहीं पहुंच पा रही थी।
वे एक एक कदम करके धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़ते रहे। दीवार पर एक और निशान था, वही निशान जो सुरंग में पहली बार उतरते समय जाली के पास था। शीला ने उसके कंधे पर थपथपाया और निशान की ओर इशारा किया। दोनों में से किसी ने कुछ नहीं कहा। जैक ने अपने बैग से टॉर्च निकाली और उससे जमीन और दीवारों को देखा। उनसे 3 फीट आगे एक सड़ती हुई लाश पड़ी थी, एक आदमी जो किसी जाल का शिकार हो गया था। उसका पैर अभी भी उस तार में फंसा हुआ था जिससे विस्फोटक पदार्थ निकलता था। शव के चारों ओर सावधानीपूर्वक घूमते हुए वे आगे बढ़े। एक और निशान पर रुककर शीला ने उसे गौर से देखा। मुझे पता है कि यह एक निशान है, लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं पता, उसने धीरे से कहा। जैक ने फर्श पर बिखरी हुई गंदगी या झाड़ू से साफ की गई साफ सुथरी सतह को ध्यान से देखा, फिर उसने दीवारों और छत को भी देखा। पहले तो उसे कुछ भी नजर नहीं आया। शीला और जैक ने इसे एक ही समय पर देखा। दीवार के एक तरफ की दरार के पास एक गोल डिस्क पड़ी थी। शीला झुककर उसकी जांच करने लगी और उसे सुरंग के दूसरी तरफ एक तार दिखाई दिया। वे सावधानी से उसके ऊपर से गुजरे और आगे बढ़ गए। लगभग 1 घंटे बाद शीला ने जैक का हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर तनावग्रस्त हो गया था। क्या बात है? उसने ऊपर उसकी ओर देखते हुए धीमी आवाज में पूछा। मुझे आगे ज़ॉम्बी की गंध आ रही है, उसने गुर्राते हुए कहा। बहुत सारे हैं, इतने ज्यादा कि उनसे लड़ना नामुमकिन है। उन्होंने नक्शे पर नजर डाली और महसूस किया कि शहर बस आगे ही है। अब वह ज़ॉम्बी का शहर बन चुका था। वे झट से मुड़े और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से भाग निकले, रास्ते में बिछे सभी जालों से सावधान रहते हुए। जालों से भरी लंबी सुरंग में भागते हुए भी शीला ने जैक का हाथ पकड़ रखा था। 1.5 घंटे बाद जाली नजर आने लगी। आखिरी जाल से सावधानीपूर्वक बचते हुए वे जालीदार सीढ़ी से ऊपर चढ़े और जाली से बाहर निकल आए। उनके दोस्त बस के बाहर हथियारों से लैस इंतजार कर रहे थे। वे बेहद तनाव में दिख रहे थे और पास आते हुए चारों ओर नजर गड़ाए हुए थे। शीला ने सूंघा। मुझे यहां भी ज़ॉम्बी की गंध आ रही है। शैडिक ने सबसे पहले उन्हें आते देखा। उसने पुकारा, जल्दी करो, ज़ॉम्बी इधर आ रहे हैं। जैक और शीला बस की ओर दौड़ने लगे। अचानक शैडिक ने उन पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। जैक ने पीछे मुड़कर देखा तो लगभग 2 दर्जन ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे थे। सुरंग की ओर नीचे देखते हुए उसने पाया कि जाली अभी भी मजबूती से लगी हुई थी। ये सुरंग वाले ज़ॉम्बी नहीं थे। जैक और शीला ने अपनी गति बढ़ा दी और पीछे की ओर ब्लास्टर चलाते हुए ज़ॉम्बियों के बड़े समूह को कम करने की कोशिश करने लगे। पूरी रफ्तार से दौड़ते हुए यह मुश्किल था। उनके निशाने बार बार चूक रहे थे। शैडिक और अन्य लोग गोली चलाते रहे, जिससे उन्हें बस की ओर भागते समय कवर मिल सके। बस का इंतजार कर रहे सभी लोग अंदर घुस गए और बस की खुली खिड़कियों से गोलियां चलाने लगे। कैरी ने बस स्टार्ट की और बाकी लोग लगातार गोलियां चलाते रहे। उनकी ब्लास्टर बंदूकें हर गोली के साथ बेतरतीब ढंग से ज़ॉम्बीज़ को मार रही थीं। बस का संकरा दरवाजा चौड़ा खुला था। शीला और जैक के अंदर आने का इंतजार कर रहा था। शीला बस में कूद गई, जैक उसके पीछे पीछे आ रहा था। कैरी ने तेजी से गाड़ी चलाई और हाईवे के प्रवेश द्वार की तलाश में सड़क पर दौड़ पड़ी। ज़ॉम्बी पैदल थे और बस का पीछा नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। जो अपनी सीट से उठकर जैक के बगल में बैठ गया। उसने पूछा, तुम्हें वहां नीचे क्या मिला? जैक ने अपने दोस्त की तरफ देखा, जो अभी भी अपने बगल में बैठी शीला से नजरें मिलाने से बच रहा था। हमें बहुत सारे जाल मिले हैं और यह शहर अब इंसानों का शहर नहीं रहा, यह ज़ॉम्बी का शहर बन गया है, उसने समझाया। अगर शीला मेरे साथ न होती तो मैं पहले 5 मिनट में ही मर जाता। शीला शर्म से लाल हो गई, वह खुद को रोक नहीं पाई। मैं कहाँ जा रही हूँ, जैक? कैरी ने अपने जुड़वा भाई से पूछा। बंकर में वापस चलते हैं। अगर आपको कोई गाड़ी दिखे जिससे हमें पेट्रोल मिल सके तो रुक जाना ताकि हम टैंक और पेट्रोल के डिब्बे भर सकें, उसने अपनी बहन से कहा। फिर शीला की ओर मुड़कर उसने अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और उसकी आंखों में देखा। सब लोग उन्हें देख रहे थे। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अगर तुम न होती तो मैं अभी मर चुका होता। शीला को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। उसने कंधे उचका दिए। मुझे जाल के निशान दिख गए थे और जैसे ही हमने उसे पाया, मुझे ज़ॉम्बी के शहर की गंध आ गई, उसने शर्माते हुए कहा। शर्म से उसकी हरी त्वचा और भी गहरी हो गई। कैरी ने रियरव्यू मिरर से उन्हें देखा। क्या ये ज़ॉम्बी ही शहर पर हमला करने की वो योजना बना रहे हैं जो तुम्हारे लोगों ने रची थी? उसने शीला से पूछा। शीला जैक को देखने में इतनी मग्न थी कि उसने कुछ कहा ही नहीं, उसे पता ही नहीं चला कि उससे सवाल पूछा गया है। शैडिक उसकी तरफ से जवाब देने के लिए कुछ सीटें आगे बढ़ा। उसने कैरी से कहा, यह बात समझ में आती है। अगर कोई जाल से बच भी जाता है तो ज़ॉम्बी सारा काम कर देंगे। इससे न सिर्फ शहर के अंदर रहने वाले लोग मारे जाएंगे, बल्कि शहर को ढूंढने की कोशिश करने वाला कोई भी व्यक्ति खत्म हो जाएगा। कैरी ने अपनी नजर अपने भाई और शीला से हटाकर शादिक पर केंद्रित की। उसने उससे पूछा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे लोग आगे क्या करने वाले हैं? वह पास आकर ड्राइवर की सीट के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठ गया। मुझे नहीं पता, मैं उनके कुछ भी योजना बनाने से पहले ही चला गया था। अगर मैं रुका होता तो मुझे पता होता, लेकिन मैं नहीं रुका, इसलिए मुझे भी तुम्हारी तरह ही अंदाजा लगाना पड़ रहा है।
कैरी ने अपना ध्यान वापस सड़क की ओर मोड़ लिया। वह बार बार अपने भाई की ओर देखने से खुद को रोक नहीं पा रही थी, जिसका हाथ अभी भी शीला का हाथ पकड़े हुए था, और फिर शैडिक की ओर, जो उस पहले दिन से जब वे मिले थे तब से लगभग हर पल उसे देख रहा था, जब उसने उसकी जान बचाई थी। अध्याय 19 बस अजनबी जोड़े। बस राजमार्ग पर उछलती कूदती चल रही थी, एकमात्र आवाज पहियों के सड़क पर घूमने की हल्की गूंज थी। सभी लोग असहज चुप्पी में बैठे थे। कैरी बस चला रही थी और शैडिक ठीक उसके पीछे वाली सीट से उसे देख रहा था। जैक अभी भी अपनी सीट पर बैठा था, उसका हाथ अभी भी शीला के हाथ में था। बस में वापस आने के बाद से दोनों हिले तक नहीं थे। जेमी और एलिस अपनी सीट पर एक दूसरे से लिपटकर सो रहे थे और हल्की खर्राटे ले रहे थे। कैरी को आश्चर्य हुआ कि क्या सुरंगों के भीतर उसके भाई और उसके बगल में खड़े लंबे हरे रंग के एलियन के बीच कुछ हुआ था। कैरी ने जो की तरफ देखा। वह अपनी सीट पर बैठा था और किसी की तरफ न देखने की कोशिश कर रहा था। साफ था कि जैक का शीला के प्रति अचानक प्यार देखकर वह असहज महसूस कर रहा था। कैरी जानती थी कि यह प्यार अचानक नहीं था। उसका भाई शीला की तरफ तब से आकर्षित था जब से उन्होंने उसे पकड़ा था। टैमी को भी इसका एहसास था, इसीलिए जैक के शीला को अपने साथ जाने देने के फैसले के बाद उन दोनों के बीच इतनी लड़ाई हुई थी। टैमी इसे शीला से छुटकारा पाने का एक तरीका मानती थी, इसीलिए वह शरण स्थल की खोज में निकल पड़ी। यह जानते हुए कि बाकी सब भी यही चाहते थे, टैमी ने वहीं रहने का फैसला किया, यह सोचकर कि किसी को शक नहीं होगा कि शीला को अपने आसपास न चाहने वाली वही है। कैरी शैडिक की ओर ठीक उसी तरह आकर्षित हुई जैसे उसके भाई ने बताया था। आक्रमण से पहले अनगिनत अलौकिक प्रेम उपन्यास पढ़ने के बाद उसे यह जानने की उत्सुकता होने लगी कि क्या एलियंस के भी नियति से तय साथी होते हैं। वह पूछने में बहुत शर्म महसूस करती थी, इसलिए चुप रही। कैरी ने बड़े रियरव्यू मिरर से शैडिक पर एक नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि वह उसे दिलचस्पी से देख रहा है। उससे नजरें मिलते ही उसे पकड़े जाने की शर्मिंदगी महसूस हुई और वह शर्मा गई। उसने तुरंत नजरें हटा लीं, उसका चेहरा और लाल हो गया और उस पर गर्मी सी दौड़ गई। जैसे ही उसने सड़क पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हुए नजर हटाई, वह धीरे से हंस पड़ा। वह पकड़ी गई। परित्यक्त कारों की एक कतार के पास पहुंचकर उसने बस को किनारे रोक दिया। पिट स्टॉप, उसने पीछे मुड़कर कहा। हमें टैंक भी भरना है और इन कारों से पेट्रोल भी लेना है, उसने शादिक से नजरें मिलाने से बचते हुए आगे कहा। सभी लोग बस से उतर गए, कैरी सबसे पहले उतरी। उसने अंगड़ाई ली और अपनी अकड़ी हुई मांसपेशियों को आराम दिया। वह लगभग 3 घंटे से गाड़ी चला रही थी। सुरंगों तक पहुंचने के लिए जिस दूसरे कस्बे से वे गुजरे थे, वह बस आगे ही था। आगे बढ़ने से पहले वह चाहती थी कि उसकी गाड़ी में पूरा पेट्रोल भरा हो। शीला ने देखा कि जैक अनिच्छा से शीला से दूर हटकर खाली पेट्रोल के डिब्बे भरने के लिए गाड़ियों की ओर चल पड़ा, जबकि जो बस के बड़े टैंक में पेट्रोल भर रहा था। टैंक भरने के बाद उन्होंने साइफन नली का उपयोग करके छोड़े हुए वाहनों से पेट्रोल निकालकर डिब्बों को फिर से भर दिया। छोड़े हुए वाहनों में पड़े पेट्रोल को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। अचानक तेज हवा चली और सड़क पर नाचती धूल की बवंडरें उड़ा ले गई। शैडिक और शीला एकदम सतर्क हो गए और उनके हाथ अपने ब्लास्टर की ओर बढ़ गए। क्या बात है? जैक ने धीरे से पूछा। वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी बात सुन ले। यहां हमारे लोगों का एक समूह है, दोनों परदेशियों ने एक साथ कहा। उनके चेहरे पर तनाव साफ झलक रहा था, क्योंकि वे आसपास के इलाके का जायजा ले रहे थे। खाई में एक तरफ पलटी पड़ी एक बड़ी मालवाहक वैन के पीछे से 3 विशालकाय एलियन निकले। 2 पुरुष और एक महिला। उन्होंने अपने ब्लास्टर ऊपर उठा रखे थे और तीनों पुरुषों पर निशाना साध रखा था। शीला जैक के सामने खड़ी हो गई और शैडिक ने भी जो और जेमी के सामने ऐसा ही किया। सौभाग्य से दोनों भाई एक दूसरे के बगल में खड़े थे। हालांकि महिला का ब्लास्टर अभी भी निशाना साधे हुए था, वह अजीब तरह से जो की ओर देख रही थी, जो भी अजीब से भाव के साथ उसकी ओर देख रहा था। दोनों परग्रही पुरुषों में से सबसे लंबे वाले ने पहले बात की। उसने घृणा भरे स्वर में शीला और शैडिक से पूछा, तुम इन मनुष्यों की रक्षा करते हो? शैडिक ने जैक और शीला की ओर देखा। वह उसकी नियति है, उसने जैक और शीला की ओर इशारा करते हुए कहा। वह, उसने कैरी की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरी है। सबसे लंबे एलियन ने हंसते हुए पूछा, तुम्हें लगता है कि ये इंसान हमारे साथी बन सकते हैं? उनके साथ मौजूद महिला ने बोलना शुरू किया। यह स्पष्ट था कि वह सदमे में थी। मुझे लगता है कि वह मेरा है, उसने धीरे से कहा और जो की ओर इशारा किया। महिला ने अप्रत्याशित काम किया, जिससे सभी चौंक गए। उसने अपना ब्लास्टर वापस होल्स्टर में रख लिया। मैं अपने साथी को या उसके किसी भी प्रियजन को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, उसने दृढ़ता से कहा। जो ने कहा, मुझे यहां मौजूद हर किसी की परवाह है। मुझे अपने ग्रह, अपने लोगों और अपने दोस्तों की परवाह है, उसने शांत भाव से कहा। जो अपने दोस्तों और उनके साथ मौजूद एलियंस के साथ यह सब देखता रहा जब उस युवा महिला एलियन ने अपना संचार उपकरण फाड़कर जमीन पर फेंक दिया, फिर अपना ब्लास्टर निकालकर उसे जलाकर राख कर दिया। युवा महिला एलियन अपने साथ मौजूद 2 लोगों की ओर मुड़ी। अगर इन दोनों को उनका भाग्य मिल गया, उसने शीला और शैडिक की ओर इशारा करते हुए कहा, और मुझे भी, तो हम अपना भविष्य नष्ट कर रहे हैं। हमारा भाग्य इन्हीं में है। मैं अब और नहीं लड़ूंगी।
मैं उनकी रक्षा करने में मदद करूंगी ताकि हमारी प्रजाति के अन्य लोग भी अपना भाग्य पा सकें। उसने अपनी बात समाप्त की और फिर अपना ब्लास्टर वापस होल्स्टर में रख लिया। उसके साथ मौजूद दोनों परदेसी उसे गौर से देखने लगे, फिर अचानक गंभीर हो गए। क्या तुम्हें यकीन है कि यही तुम्हारा भाग्य है? सबसे लंबे परदेसी ने छोटी परदेसी से पूछा। उसने सिर हिलाया। मैं इसे महसूस कर सकती हूं, उसने शर्मिंदगी से नीचे देखते हुए धीरे से कहा। उसकी हरे रंग की त्वचा का रंग थोड़ा और गहरा हो गया। दोनों परग्रही पुरुषों का चेहरा पीला पड़ गया, फिर उन्होंने अपने संचार उपकरण को निकालकर अपने ही ब्लास्टर से उसे जलाकर राख कर दिया। सबसे लंबा पुरुष 2 कदम आगे बढ़ा। हम अब तुमसे नहीं लड़ेंगे। हमने सोचा था कि अब हमारा कोई भाग्य नहीं है। अब हम जानते हैं कि हमारा भाग्य है। हम अपने भविष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, सबसे लंबे पुरुष ने दृढ़ता से कहा। दूसरे पुरुष ने सहमति में सिर हिलाया। मैं वान हूं, उसने अपना परिचय दिया। ये रास्क और नीसा है। जैक आगे बढ़ा, वह उनके समूह का अनौपचारिक नेता था। मैं जैक हूं, उसने बोलना शुरू किया। फिर अपने समूह के प्रत्येक सदस्य की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, मेरी जुड़वा बहन कैरी, जो और उसका छोटा भाई जेमी, एलिस, जेमी की प्रेमिका, शैडिक और शीला, और फिर उसने अपनी बात पूरी की। नीसा जो को देख रही थी, वह एलियंस के मुकाबले छोटी थी, उसकी लंबाई केवल 7 फीट थी, जो शीला से 2 इंच कम थी। वहीं शादिक वहां मौजूद सभी एलियंस से लंबा था, उसकी लंबाई 7 फीट 6 इंच थी। क्या आपके पास कोई वाहन है? शीला ने उनसे पूछा। उसकी आवाज शांत थी। जवाब नीसा ने दिया। हमें इलाके में गश्त के लिए भेजा गया था। वे हमें यहां उतार देते हैं और हमारी ड्यूटी खत्म होने के बाद वापस ले जाते हैं। जब उन्हें पता चलेगा कि हमने अपने संचार उपकरण नष्ट कर दिए हैं, तो वे बहुत गुस्सा होंगे। उसने कहा, हमारे जैसे बहुत से लोग यही कर रहे हैं, अपने संचार उपकरण नष्ट कर रहे हैं। रास्क ने कंधे उचकाते हुए कहा, मुझे लगता है कि अब हमें पता चल गया है कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, और नीसा की ओर मुस्कुराते हुए बोला, जो अभी भी नीसा की ओर कोई कदम नहीं बढ़ा रहा था, जो शर्मिंदा और संकोची लग रही थी। शीला ने आह भरी और मुस्कुराने की कोशिश करते हुए उसके पास चली गई। उसे समय दो। मुझे तो लगभग एक चंद्र चक्र जितना समय लग गया, शीला ने नीसा से कहा। शैडिक को अभी तक नहीं मिला है, लेकिन तुम उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देख सकती हो। वे जल्द ही एक दूसरे को पा लेंगे। तुम्हें बस समय देना होगा, शीला ने मुस्कुराते हुए नीसा से कहा। तीनों नए लोग एक छोटे से समूह में खड़े थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जैक शीला के पास गया। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, क्या हम उन पर भरोसा कर सकते हैं? शेलिया ने तीनों नए आए लोगों को गौर से देखा। हम नीसा पर भरोसा कर सकते हैं। वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हम अपने नियति के सदस्यों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। हालांकि मुझे बाकी 2 के बारे में नहीं पता। उनके कार्यों से लगता है कि हम नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे सच में नहीं पता, उसने धीरे से कहा। तो हम उन पर तब तक भरोसा करेंगे जब तक हम कर सकते हैं, जैक ने जवाब दिया। हमें कुछ समय तक उन पर नजर रखनी होगी जब तक हमें पक्का पता न चल जाए कि हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। फिर जैसे बाद में सोचते हुए, क्या इसीलिए तुमने शादिक पर तुरंत भरोसा कर लिया? क्योंकि वह मेरी बहन का जीवन साथी है, उसने पूछा। हाँ, इसीलिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जैक कैरी की जगह बस में चढ़ गया। उसने अपनी बहन से कहा, मुझे लगता है तुम्हें शैडिक से बात करनी चाहिए। मैं गाड़ी चला लूंगा। कैरी ने अपने जुड़वा भाई पर धीरे से गुर्राया। उसे पक्का नहीं था कि वह अभी शैडिक से बात करना चाहती है या नहीं। वह उसका ध्यान बहुत भटकाता था। जैक ने बढ़ती भीड़ पर नजर डाली। हम जा रहे हैं। पेट्रोल भर गया है, जो भी आ रहे हैं, बस में चढ़ जाइए, उसने कहा और नए आने वालों को रुकने का विकल्प दिया। जेमी और एलिस अपनी हमेशा वाली सीट पर एक दूसरे से चिपक कर बैठ गईं। शीला जैक के ठीक पीछे वाली सीट पर बैठी, जबकि शैडिक कैरी के पीछे पीछे बस के पिछले हिस्से में एक सीट पर जा बैठा। जो बीच में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था और तीनों नए यात्रियों के बस में चढ़ने के दौरान सबसे बच रहा था, नीसा उसके बगल वाली सीट पर बैठी थी। रास्क और वैन सबसे आखिर में दाखिल हुए और जैक की तरफ देखने लगे। क्या हम आपके साथ बैठ सकते हैं? वैन ने पूछा। जैक ने संक्षिप्त रूप से सिर हिलाया। वे अंदर गए और नीसा के पास एक सीट पर बैठ गए। जैक ने बस का दरवाजा बंद किया और दूसरे कस्बे की ओर चल पड़ा। बस के पहिए की हल्की सी गुनगुनाहट के साथ बस थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। वे कस्बे की सीमा रेखा से बस कुछ ही मिनट दूर थे। कैरी ने वैन की तरफ देखा, जिससे शैडिक चिढ़ गया और उसके चेहरे पर ईर्ष्या झलक रही थी। अगर तुम्हारे लोग तुम्हें ढूंढ लें तो क्या होगा? हमें नहीं पता। बाकी जो लोग चले गए थे, उनमें से किसी का भी पता नहीं चला है, वैन ने समझाया। मुझे लगता है कि उन्हें उनके नियत साथी मिल गए हैं और वे उनकी रक्षा कर रहे हैं, उसने कैरी और शैडिक के बीच मुस्कुराते हुए कहा, फिर शीला और जैक की ओर एक नजर डाली। कितने लोग बचे हैं? कैरी ने वैन से पूछा, वह अपनी जिज्ञासा छिपा नहीं सकी। शैडिक भी आगे झुककर सुनने लगा। वैन ने एक पल सोचा। आखिरी गिनती 403 थी, उसने कहा। मुझे लगता है कि अब यह 406 है, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। अपने नियति साथी को पाना हमारे लोगों के लिए अनमोल है, उसने समझाया।
वैन ने शैडिक को गौर से देखा। शैडिक को देखते हुए उसने कहा, आप पहले उच्च पदस्थ अधिकारी हैं जिन्हें मैं जानता हूं जिन्होंने पद छोड़ा है। इससे जो का ध्यान आकर्षित हुआ। क्या आप उच्च पदस्थ अधिकारी हैं? जो ने शैडिक से पूछा। उसकी आवाज कठोर थी। शैडिक ने जो की ओर देखा और बोला, हाँ, उसने कहना शुरू किया। मैं उस दस्ते का सेकंड इन कमांड था जिसे मैंने छोड़ा था। जैसा कि मैंने पहले कहा था, शिशुओं और बच्चों को मारना मेरे लिए बहुत बड़ा काम था। मैंने मना कर दिया और फिर मैं वहां से चला गया। रास्क ने शैडिक की ओर देखा। मुझे इसके बारे में पता है, उसने कहा। तुम्हारे जाने के बाद बाकी लोगों ने भी उन्हें मारने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम सही थे, बच्चे बहुत मासूम होते हैं। शैडिक की आवाज कठोर हो गई। सब निर्दोष हैं। हमने उन पर हमला किया था। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया, उसने गुस्से से कहा। शैडिक ने गहरी सांस ली, मानो मन को शांति दे रहा हो। मेरे जाने के बाद मेरी टुकड़ी का क्या हुआ? शैडिक ने अपना गुस्सा शांत करने की कोशिश करते हुए पूछा। आपकी टुकड़ी बच्चों को मारने आए अन्य दस्तों से बचाने के लिए वहीं रुकी रही। उन्होंने अपने सभी संचार उपकरण नष्ट कर दिए और उनकी रक्षा के लिए वहीं रुके रहे। आप जा चुके थे, इसलिए जब आपके दस्ते को वापस लाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा गया, तो आपने उन्हें उनके खिलाफ विद्रोह करते हुए नहीं देखा, रास्क ने समझाया। फिर क्या हुआ? शैडिक ने उत्सुकता से पूछा। यह सारी जानकारी उसके लिए बिल्कुल नई थी। उन्होंने एक नया कानून लागू किया है। जो बच्चे मिलते हैं, उन्हें अनाथालय ले जाया जाता है ताकि आपकी पुरानी टीम उनकी रक्षा कर सके, उन्होंने आगे बताया। और उनके साथ मिले वयस्क कौन थे? शैडिक ने जबड़े भींचकर लोहे जैसी कठोर आवाज में पूछा। रास्क का चेहरा पीला पड़ गया। वे उन्हें मार डालते हैं। शैडिक ने गुस्से में फुफकारा, यह सब बंद होना चाहिए। यह सब कुछ, उसने उबलते हुए फुसफुसाया, हमारे लोग राक्षसों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। रास्क और वैन ने नीसा की ओर देखा। मैं सहमत हूं, वैन ने आखिरकार कहा, फिर जैक को आवाज दी। बस रोको, उसने पुकारा। उठने से पहले वह रुका, फिर उसने रास्क की ओर देखा। मैं वापस जा रहा हूं। मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि वे जो कर रहे हैं उसे रोक दें। मैं उन्हें नीसा के अपने नियत साथी को पाने के बारे में बताऊंगा। अगर तुम चाहो तो यहां रुक सकते हो, लेकिन उन्हें तभी पता चलेगा कि इतने सारे लोग अपने संचार उपकरण नष्ट करके गायब क्यों हो रहे हैं, जब उन्हें अपने नियत साथी मिल जाएंगे, उसने समझाया। अगर उन्हें पता चल जाए कि हमारे साथी इन लोगों में शामिल हैं, तो शायद यह सब खत्म हो जाएगा। और अगर वे हमें मार डाले तो? रास्क ने शांत भाव से पूछा। वैन ने गहरी सांस ली और फिर बोला, अगर तुम्हारी नियति साथी इंसानों के बीच है, तो क्या तुम उसकी मौत चाहते हो? वैन ने पूछा। मैं अपनी नियति साथी को बचाने के लिए मरने को तैयार हूं, उसने दृढ़ता से कहा। मैं वापस जाकर इस सब को खत्म करने की कोशिश करूंगा ताकि अगर मेरी नियति साथी इंसानों के बीच है, तो मैं उसे बचा सकूं। मुझे कोशिश करनी ही होगी। रास्क ने इस बारे में सोचा, फिर सहमति में सिर हिलाया और फिर बस से उतरने के लिए उठ गया। वैन ने छोटे समूह पर नजर डाली। जब आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाए, तो इस बस को छुपा देना। वे इसे हमारी यादों में देख लेंगे। वे शायद हमें ट्रुथ सीरम का इंजेक्शन लगा देंगे। हमारे पास उन्हें सब कुछ बताने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। हालांकि यह हमारे फायदे में ही रहेगा। जब वे हमसे पूछेंगे कि क्या हुआ था, तो हम नीसा के अपने नियत साथी से मिलने की बात छुपा नहीं पाएंगे, उसने समझाया। और यह भी कि वह इंसान था। ट्रुथ सीरम की वजह से उनके पास हम पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। जैक ने बस का संकरा दरवाजा खोला और दोनों पुरुषों को बाहर निकलने दिया, बिना कुछ कहे। रास्क बस से उतरा, वैन उसके ठीक पीछे था। वैन ने बस का दरवाजा बंद करने से पहले जैक की ओर मुड़ा। उन्हें पता चल जाएगा कि तुम किस दिशा में जा रहे हो। जल्दी जाओ और जहां तुम रुके हो वहां बस मत छोड़ो। वे सबसे पहले उसी इलाके में तलाशी लेंगे, उसने जैक से कहा और फिर मुड़कर उस कस्बे की ओर वापस चलने लगा जहां उन्हें गश्त करनी थी। जैक ने रियरव्यू मिरर से देखा कि जैसे जैसे बस दूर जाती गई, वे दोनों एलियन गायब हो गए। अध्याय 20, शैडिक और कैरी की घड़ी। जैक ने बस को अपने गृहनगर के पार्क में खड़े पेड़ों के एक समूह में रोक दिया, जिससे वह सफलतापूर्वक लोगों की नजरों से छिप गई। सब लोग अपना सामान और पेट्रोल के डिब्बे ले आओ। अगर कोई खाली डिब्बे हों, तो बस के टैंक में जो पेट्रोल बचा है, उससे सारे डिब्बे भर दो, उसने पीछे से आवाज दी। साइफन होज लाना मत भूलना। सभी ने जल्दी से बस के अंदर मौजूद सारा सामान उठा लिया, जिसमें पेट्रोल से भरे डिब्बे भी शामिल थे। कुछ खाली डिब्बे भी थे, जिन्हें उन्होंने बस के पेट्रोल से तुरंत भर लिया। यह सुनिश्चित करने के बाद कि उनके पास सब कुछ है, वे शहर के उस पार छिपे हुए बंकर की ओर चल पड़े, अपने हथियारों को तैयार रखते हुए, इस डर से कि कहीं ज़ोंबी सामने न आ जाएं। बंकर तक पैदल जाना एक लंबा सफर था। वे जितनी जल्दी हो सके आगे बढ़े। ढह चुके उस घर तक पहुंचने में उन्हें लगभग 1 घंटा लग गया, जहां एक गुप्त सुरंग थी जो बंकर के मोटे धातु के दरवाजे तक जाती थी। दरवाजे पर पहुंचते ही जैक ने ताले सक्रिय कर दिए, जिससे दरवाजे को सुरक्षित रखने वाला तंत्र खुल गया। दरवाजा खुल गया, खुलते समय उसके कब्जों से चरमराहट की आवाज आई। हमें इसमें तेल डालना होगा, यह बहुत शोर कर रहा है, कैरी ने जोर से कहा। फिर जैक की ओर देखते हुए उसने पूछा,
क्या ऐसा लगता है कि इसमें कुछ छेड़छाड़ की गई है? कैरी ने जैक से जो कहा, उसे सुनकर शैडिक ने अपना ब्लास्टर निकाल लिया और बचाव के लिए तैयार हो गया। जो, जेमी और जैक ने भी ऐसा ही किया। बंकर में प्रवेश करते ही स्वचालित बत्तियां जल उठीं, जिससे पता चला कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने कुछ दिन पहले छोड़ा था। बिना किसी झिझक के, जैक, जो और जेमी ने सभी कमरों की जांच की, एहतियात के तौर पर अपने ब्लास्टर को तैयार रखा। शैडिक लड़कियों के साथ इंतजार कर रहा था, उसे नहीं पता था कि बाकी तीनों कहाँ जा रहे हैं। वह पहले कभी यहां नहीं आया था। एक बार सब कुछ सुरक्षित होने की पुष्टि हो जाने पर, जैक ने अपने पीछे खड़े समूह की ओर देखा। हमें फिर से कमरे साझा करने होंगे। मैं अपना कमरा शीला के साथ साझा करूंगा, उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा। कैरी अपना कमरा शैडिक के साथ, जो नीसा के साथ और जेमी एलिस के साथ रहेगा। शैडिक ने सवालिया निगाहों से जैक की ओर देखा। आह भरते हुए जैक ने समझाया, हमारे पास सिर्फ 4 बेडरूम हैं। हर कमरे में एक बड़ा बिस्तर है। या तो जमीन पर सोएं या बिस्तर साझा करें। हर जोड़े को इसका समाधान खुद ही निकालना होगा। जैक अपने कमरे की ओर चल पड़ा, शीला भी उसके पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि उसका कमरा कहाँ है। कैरी अपने कमरे की ओर चल पड़ी। जब उसने देखा कि शैडिक उसके पीछे नहीं आ रहा है, तो उसने गहरी सांस ली और फिर उसकी ओर देखा। इधर आइए, उसने इशारा करते हुए कहा। वह उसके पीछे चला गया, लेकिन वह असहज सा लग रहा था। जेमी और एलिस अपने कमरे की ओर चल पड़े, यह वही कमरा था जिसमें वे पहले भी रह चुके थे। जो ने नीचे फर्श की ओर देखा, उसका चेहरा लाल हो गया। मानो उसे अचानक कुछ सूझा हो, वह अपने कमरे की ओर मुड़ा और नीसा को अपने पीछे आने का इशारा किया। नीसा भी जो की तरह ही असहज महसूस करते हुए धीरे धीरे उसके पीछे पीछे चल रही थी। जब सब लोग व्यवस्थित हो गए, तो उन्होंने बारी बारी से स्नान किया, फिर नियंत्रण कक्ष में मिले। कैरी सबसे पहले उठी। जब उसका काम खत्म हो गया और बाकी सब नहा रहे थे, तो उसने खाना तैयार कर लिया। सामान देखकर उसे एहसास हुआ कि ये ज्यादा दिन नहीं चलेगा। उन्हें खाने का इंतजाम करना ही होगा। जब सभी लोग नियंत्रण कक्ष में भोजन लेकर पहुंच गए, तो उसने फैसला किया कि अब इस मुद्दे को सबके ध्यान में लाने का समय आ गया है। कैरी खड़ी हो गई और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कल से हमें खाने के लिए शिकार करना होगा। हमारे पास खाने की मात्रा बहुत कम हो गई है, उसने कहना शुरू किया। जब हम बाहर थे तब शिकार करना मददगार साबित हुआ था। हमें अपने भंडार का इस्तेमाल करने के बजाय शिकार पर ही निर्भर रहना होगा। हमारा भंडार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। मैं इसे जितना हो सके बचाकर रखना चाहती हूं क्योंकि इसमें से ज्यादातर तैयार भोजन है जो ताजे मांस से ज्यादा समय तक चलेगा, उसने समझाया। एलिस को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से से उछल पड़ी। बाहर बहुत खतरा है, वह चिल्लाई। कैरी ने घृणा से उसकी ओर देखा। क्या तुम भूख से मरना पसंद करोगी? उसने व्यंग्यपूर्वक पूछा। जेनी ने उसे धीरे से नीचे खींच लिया और उसके कान में कुछ फुसफुसाया, जिससे वह चुपचाप बैठ गई और मुंह फुलाने लगी। मुझे शिकार करना पसंद है। मुझे तुम्हारा खरगोश का मांस अच्छा लगता है, शैडिक ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं भी चलूंगा, जैक ने कहा। वह किसी और को आगे आने के लिए नहीं कहना चाहता था, इसलिए उसने किसी का नाम नहीं लिया। वह किसी और के आगे आने का इंतजार करना चाहता था। मैं भी चलूंगी, कैरी ने कहा। हमें जितना हो सके उतना मांस चाहिए। हम इसे पकाकर या संरक्षित करके लंबे समय तक रख सकते हैं। शायद हम इससे जर्की, सूखा मांस बना लें। हमें बहुत सारे लोगों का पेट भरना है, उसने आगे कहा। इसलिए हमें बहुत सारा मांस चाहिए। किसी और ने पेशकश नहीं की। समूह दिन भर यात्रा करता रहा था। बाहर अंधेरा होने लगा था। उन्हें सोने और आराम करने की जरूरत थी। क्या हमें दरवाजे पर पहरा लगाने की जरूरत है? कैरी ने जैक से पूछा। जैक अचानक थका हुआ सा दिखने लगा। उसने किसी से खास तौर पर नहीं पूछा, पता नहीं हम एक रात कैसे गुजार पाएंगे। अपने भाई की थकावट देखकर कैरी ने किसी और के बोलने से पहले ही बीच में दखल दिया, हालांकि कोई और बोलने की पेशकश भी नहीं कर रहा था। उसने अपने भाई से कहा, मैं पहली ड्यूटी कर लूंगी और जब मैं और जाग नहीं पाऊंगी तो तुम्हें जगा दूंगी। मैं तुम्हारे साथ जागता रहूंगा, शैडिक ने मुस्कुराते हुए कहा। इससे हमें बात करने का मौका मिलेगा, उसने चौड़ी मुस्कान के साथ कहा। कैरी ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोका। हाँ, ये तो बढ़िया विचार है। हम जोड़ी बनाकर पहरा दे सकते हैं। अगर कोई गड़बड़ हो तो सबको जगा देना। हम 4-4 घंटे की शिफ्ट लेंगे, फिर अगले जोड़े को सौंप देंगे, जैक ने सिर हिलाते हुए कहा। ये अच्छा विचार है, इससे कोई न कोई समस्या होने पर सबकी रक्षा के लिए मौजूद रहेगा और किसी को नींद भी नहीं आएगी। तुम मुझे पहले जगा देना, फिर जो, नीसा, जेमी और आखिर में एलिस। हम बारी बारी से यही करते रहेंगे, उसने कहा। मैं इससे सहमत हूं, कैरी ने कहा। शैडिक ने मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिलाया। इससे शिफ्टों के बीच 12 घंटे का समय मिल जाता है, शैडिक ने कहा। यह अच्छे से काम करेगा। जो बड़बड़ाते हुए उठा। तो मैं अब सोने जा रहा हूं, यह कहते हुए वह अपने कमरे की ओर चल पड़ा। नीसा शर्माते हुए उसके पीछे पीछे गई। जेमी और एलिस की बारी थी। शुभ रात्रि सभी को, उसने कहा और एलिस को खींचकर अपने कमरे में ले गया।
जैक भी उठ गया। अगर मुझे 4 घंटे बाद पहरा देना है तो मैं भी सोने जा रहा हूं, उसने कहा, फिर शीला का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींच लिया। सबके चले जाने के बाद कैरी उठी और अपने और शैडिक के ब्लास्टर के साथ साथ कई सारे माचेटी भी निकाल लिए। उसने समझाया, हमें किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहना होगा। शैडिक ने सहमति में सिर हिलाया, फिर छोटे से प्रवेश द्वार पर सोफे पर बैठ गया जबकि कैरी ने भारी सुरक्षा दरवाजे की जांच की और सुनिश्चित किया कि वह सुरक्षित है। जांच पूरी होने पर शैडिक ने उसे अपनी गोद में खींच लिया, अपनी नाक उसकी गर्दन में दबा दी और उसकी खुशबू को महसूस किया। कैरी खुद को रोक नहीं पाई, वह आनंद से कराह उठी और थोड़ा सा हिल गई। उसका नितंब उसके उभरे हुए अंग से छूते ही वह शर्म से लाल हो गई। शादिक को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह मुस्कुराया। सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरी साथी। लेकिन तभी जब तुम तैयार हो जाओगी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, उसने धीरे से कहा, उसकी खुशबू को महसूस करते हुए और उसकी गर्दन पर हल्के हल्के चुंबन देते हुए। उसने उसका एक हाथ उसकी गोद से खींचकर धीरे से उसकी उंगलियों के जोड़ों को चूमा, फिर अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों में फंसा लिया और अभी भी धीरे से उसके हाथ को चूमता रहा। कैरी खुद को रोक नहीं पाई, वह आनंद से कराह उठी। जैसे ही शैडिक उसे धीरे धीरे चूमता रहा, उसकी गर्दन, उंगलियों के जोड़ों और हाथों की उंगलियों को चूसता और कुतरता रहा, उसके भीतरी हिस्से में गर्मी उमड़ पड़ी। उसने पहले कभी इतना उत्तेजित महसूस नहीं किया था, बस उसके चुंबनों को स्वीकार करते हुए। उसने कोमल हाथों से उसके चेहरे को सहलाया, उसकी आंखें और गहरी होती गईं। उसकी आंखें पहले से ही काली थीं, लेकिन किसी तरह उनमें उसकी उत्तेजना की गर्माहट झलक रही थी। उसके स्पर्श के सुख में डूबी वह कराह उठी, उसके होंठ उसके होठों से मिले, पहले धीरे से, फिर और जोर से। उनकी जीभें आपस में उलझ गईं, वर्चस्व के लिए संघर्ष कर रही थीं। यह गर्मी और जुनून का एक नृत्य था, जिसे न तो कोई रोक सकता था और न ही रोकना चाहता था। 4 घंटे बहुत जल्दी बीत गए। वे पूरे समय एक दूसरे की बाहों में जकड़े रहे थे। कोई समस्या नहीं हुई थी और कैरी इसके लिए शुक्रगुजार थी। अनिच्छा से वह उठी। शैडिक उसके ठीक पीछे था। जैक और शीला को उनकी शिफ्ट के लिए जगाने के बाद वे उनके कमरे से बाहर निकलने का इंतजार करने के बाद अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में प्रवेश करते ही कैरी ने ट्रैक सूट और टी शर्ट पहन ली। शैडिक उसे निहारता रहा, उसके सुडौल शरीर और कोमल उभारों की प्रशंसा करता रहा। शैडिक ने बॉक्सर पहन लिए, उसके पास सोने के लिए और कुछ नहीं था। वह बहुत लंबा था। कैरी ने उसे कपड़े उतारते हुए देखा और रात भर महसूस किए गए उभार को देखा। उसके वास्तविक आकार को देखकर वह शर्मा गई, उसके अंदर कामुकता की लहर दौड़ गई और उसके भीतरी हिस्से में गर्मी उमड़ पड़ी। लेकिन यह अभी रुकना पड़ा, वे बहुत देर से जाग रहे थे। दोनों को नींद की जरूरत थी और वह उसके प्यार को आराम से जीना चाहती थी, थकान के कारण जल्दबाजी नहीं करना चाहती थी। वे बिस्तर पर लेट गए, एक दूसरे की बाहों में लिपट गए और तुरंत सो गए। दिन रात काफी थका देने वाले थे, उनके पास सोने के अलावा कोई चारा नहीं था।